नमस्ते देबू सर, द ज्ञान जाट की शो में आपका स्वागत है। सर कैसे हैं आप? बस ठीक है। सर आपने बुक लिखी है द ओरिजिनल लिंच मॉब। ये मेरे राइट। हिसाब से ये कहूँ कि कम्युनिस्टों का कुक कम्युनिस्टों के कुकर्म के ऊपर ये बुक है, बंगाल के हाँ। अंदर इन लोगों ने जो किया। राइट, राइट। सर तो मतलब ये बुक लिखने का इंस्पिरेशन सर कहाँ से आया आपको? मतलब ये आपको क्या लगा कि भाई कम्युनिस्टों के कुकर्मों को अपने को उजागर करना चाहिए, ऐसा क्यों लगा? नहीं, कुकर्म तो हम लोग बोलते हुँ। हैं। फॉर द कम्युनिस्ट ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि एक कहावत है, द कम्युनिस्ट हैव नो हिस्ट्री, दे हैव ओनली क्राइम रिकॉर्ड्स। तो इनका तो काम ही है ये सब करना, वर्ल्ड वाइड। आप दुनिया भर में आप देखो, इनका यही है। तो ये बुक बेसिकली जब 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज्ड, उस समय एक अखलाक नाम का एक आदमी का दादरी में एक हत्याकांड हुआ था। तो वो भीड़ पहुंच चुका था उसका घर में और कुछ हुआ था। अ, उस समय ये लेफ्टिस्ट लोग इतना हल्ला मचाया कि ये लिंचिस्तान हो गया, ये तो लिंच का मॉब का राज आ गया, ये सब खराबी हो गया। अब हालांकि लिंच ये जो टर्मिनोलॉजी है ये इंडियन है ही नहीं, क्योंकि हमारा हिस्ट्री में ये लिंचिंग तो है ही नहीं। हमारा सभ्यता जो है इंडिक थ्योरी में ये इंडिक लिंचिंग बात है ही नहीं। तो इतना ये लोग शोर शराबा किया, तो मैंने सोचा यार ये लिंचिंग का तो पेटेंट लेके रखा है कम्युनिस्ट लोग। ये लोग तो बंगाल में इतना लिंचिंग किया, इतना लिंचिंग किया, एकदम इनोसेंट आदमी को मार चुका है इतना जगह में। तो ये लोग अभी चिल्ला रहे हैं लिंच मॉब, लिंच मॉब, लिंच मॉब, ये क्या हो रहा है? सो आई थॉट आई शुड पुट डाउन इन पेपर। स्पेशली देखो, बंगाल में ऑलमोस्ट एवरीबॉडी ऑफ माई एज वुड बी अवेयर ऑफ क्या हुआ था उस समय और कितना हत्या हुआ था। लेकिन इंग्लिश में इसका जिक्र था ही नहीं, मतलब नो लिटरेचर इज अवेलेबल इन इंग्लिश। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, चलो इंग्लिश में इसको लिखते हैं ताकि नेशन वाइड इसका प्रचार हो और लोग जाने कि एक्चुअल में है क्या। तो उसलिए किताब का नाम भी मैंने वही लिखा कि ओरिजिनल लिंच मॉब। जिनको भी ये बोल रहे हैं लिंच मॉब, लेकिन लिंच मॉब तो है आप ही लोग। आप ही लोग, यू आर द ओरिजिनल लिंच मॉब। इसीलिए मैंने ये किताब का नाम भी रखा ओरिजिनल लिंच मॉब। और ये किताब मैंने इंग्लिश में लिखा ताकि नेशन वाइड इसका जानकारी आ जाए। दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ राइटिंग द बुक। नहीं सर, बुक काफ़ी अच्छी है और मतलब हाँ, बहुत सारी स्टोरीज़ है इसके अंदर, मतलब इंटरेस्टिंग भी है और इतना कुछ है कि मतलब मेरे को तो वाक़ई में आइडिया भी नहीं था। मतलब एक एक मोटा-मोटा आइडिया था कि भाई कम्युनिस्टों का किस तरीके का इतिहास है। लेकिन जिस डिटेल में आपने लिखा है और जिस खूबसूरती से आपने लिखा है, मतलब वाक़ई में बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। सर मैं अगर आपसे पूछूँ कि भाई कम्युनिस्टों का जो ये कुकर्म है या फिर यूँ कहूँ कि कम्युनिस्टों का जो हॉरर है, उससे रिलेटेड मतलब उसको डिस्क्राइब करते हुए बेस्ट कोई इंसिडेंट्स अगर आप बताना चाहें, जो आपने इस बुक में भी मेंशन किया हो? तो बेस्ट इंसिडेंट तो नहीं बोलूंगा, वर्स्ट हाँ, इंसिडेंट एक बोलूंगा। मतलब उनकी कहानी को, इस उनके चरित्र को दिखाने वाला हाँ, बेस्ट हाँ। इंसिडेंट्स वो। तो इसमें से देखिए, मैक्सिमम डेथ, इफ यू नंबर ऑफ डेथ जो हुआ था, इसमें मैक्सिमम हुआ था मोरिच झापी में। मोरिच झापी वॉज अ वेरी क्रूएल। ये इतना हिंसा कोई असहाय आदमी के ऊपर कोई कर भी सकता है, ये भी आप सोच नहीं सकते। आप जितना भी खुन्नस हो जाए किसी का ऊपर, कोई इतना असहाय आदमी जो ना इसके पास घर है, ना जमीन है, ना कुछ है, इनके ऊपर जो इन लोग किया, एवं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अप्रैल से शुरू होके फरवरी तक इतना ये लोग अत्याचार किया और इतना आदमी को मारा, और उसका ट्रैक भी आज तक कोई नहीं ले पाया। तो ये जून 78 से शुरू हुआ और फरवरी 79 तक, मतलब ये लोग चलाया ईस्ट बंगाल रिफ्यूजी डिस्प्लेस्ड पर्सन के ऊपर। ये निहायत गरीब आदमी था और सबके सब दलित था और हिंदू था। तो इसलिए शायद इसका जिक्र अभी हिस्ट्री में हुआ भी नहीं उतना। हाँ, ब्लड आइलैंड दीप हल्दर का किताब है, वो बहुत बढ़िया किताब है। दीप हल्दार सर के साथ में सर एक्चुअली हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था और वहाँ पे भी उस दिन मरी झापी मैसेकर के ऊपर उनके साथ में बात हुई थी। उनकी ये अच्छी पकड़ है, बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। सर तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि थोड़ा-सा मरी झापी मैसेकर को आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब करें कि एक्चुअली में क्या हुआ था और किस लेवल का हॉरर हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिला? तो थोड़ा-सा आप कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं सर इसको? इसका थोड़ा बैकग्राउंड अगर मैं बोलूं, तो ये रिफ्यूजी लोग जो बाद में आया था,
इंडिपेंडेंस के समय नहीं, बाद में जो लोग आया था, इन लोगों ने गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोला कि हमारे स्टेट में इनको एकोमोडेट करने का जगह नहीं है। तो जगह नहीं है, तो इसको लेके नेहरू से और बिधान राय से बहुत मीटिंग होने के बाद ये तय किया गया कि इनको दंडकारण्य में भेज दिया जाए। दंडकारण्य इज एन एरिया, वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, उड़ीसा का कोड़ापुट को लेकर के, वो जो एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, वहां पे ये रिफ्यूजी को ले जा करके सेटल करवाया गया। अब ये रिफ्यूजी आया था पानी वाला, नदी वाला देश से, जहां मछली पकड़ता था, जहां खेती बाड़ी करता था, उनको लेकर के एकदम रेड सॉइल में बसाया गया। तो वहां पे थोड़ा इन लोगों का चल नहीं रहा था, और ट्राइबल लोग इनको क्या है कि रिफ्यूजी को थोड़ा सस्पिशन से देखता था, संदेह की नजर से देखता था कि ये लोग कहाँ से आ गया, ये करेगा क्या यहाँ आके। उस समय ये लेफ्टिस्ट वाला वहां पहुंचा, और पहुंचा तो इनको बोलने लगा कि भाई आप लोग वेस्ट बंगाल आ जाओ, हम लोग आपके लिए लड़ेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, आप आओगे तो हम लोग एकदम, ऐसे एक माहौल बना के ये लोग वहां का वोट जीत रहा था। क्योंकि उड़ीसा में और उस समय मध्य प्रदेश था, वहां पे इन लोगों का जमता नहीं था, तो इनका एक वोट बैंक वहां बनाया था। अब 77 में जब इंदिरा गांधी हारने लगा, बंगाल में भी कम्युनिस्टों का ये आ गया, तो ये लोग सोचा कि भाई बल्ले बल्ले, अब तो जाओ जाके चीफ मिनिस्टर से मिलो। तो इनका जो लीडर था मिस्टर मंडल, वो आके ज्योति बसु से मिला। ज्योति बसु बोला नहीं 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 नहीं, वो सब बात तुम भूल जाओ, अभी यहाँ हमारे को लेने का जगह ही नहीं है, हमको आपको लेना ही नहीं है। तो उन्होंने ज्योति बसु को खाली रिक्वेस्ट किया कि सर ठीक है, आप एक काम करो, हम लोग अपना जगह बना लेते हैं, आप पुलिस को बोलो कि इंटरफियर ना करे। ज्योति बाबू उस समय बोला था कि आप मेरे को मत सिखाओ सरकार कैसे चलाया जाता है, आई नो व्हाट टू डू, आप जाओ यहाँ से और जहां आप रह रहे हो वहीं रहो। लेकिन ये बंदा ये ज्योति वापस, ये हाँ ज्योति बोलिए, बासु ने उन रेफ्यूजी मंडल को लोगों को बोला है। बोला। हाँ, जो रिफ्यूजी का अच्छा। लीडर था मंडल, जो मीट करने गया हम्म था, हम्म तो वो हम्म रोते रोते ज्योति बाबू का घर से निकला, और फिर गया अपना दंडकारण्य में वापस गया, और यहाँ देखा जगह कहाँ हो सकता है। तो ये एक आइलैंड था मोरिच झापी नाम का, इसमें कोई रहता नहीं था, कोई आदमी वहां था ही नहीं। ये लोग वहां ड्राई रन करके देखा कि यहां हम लोग आके बस जाएंगे तो हमारा जो इकोलॉजी है, जो नदी का है, जो इसका है, सब कुछ हमारे यहाँ से मिलता है। और सबसे बड़ा बात है लैंग्वेज, हमारा मदर टंग यहाँ का बंगाली है, और दंडोकारण्य में तो मदर टंग बंगाली था नहीं। तो ये लोग हसनाबाद नाम का एक जगह में सब पहुंचने लगा, रिफ्यूजीज, और हसनाबाद से नाव में चढ़ चढ़ के सब जाने लगा। इनिशियली ये हसनाबाद रेलवे प्लेटफॉर्म में ये सब रिफ्यूजी इकट्ठा होने लगा, तो रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, इन लोगों को ये देने लगा, क्या बोले, रिलीफ एंड ऑल देने लगा, खाना वाना देने लगा, और ये लोग जाने लगा। फिर गवर्नमेंट में पुलिस लगाया और वहां से सबको हटाया। फिर भी आदमी आने लगा, क्योंकि यहां से खबर जा रहा था पहले से, समझ लो कि फैमिली के एक आदमी आ गया, एक आदमी आ गया तो देख के फिर घर में जाके बोला भाई वहां तो बहुत अच्छा जगह है, वहां चलो हम लोग बसते हैं। सब बंगाला बांग्ला बोलते हैं, और नदी वदी भी है, बिल्कुल हमारा जहाँ के छोड़ के आया घर, बिल्कुल वैसे वातावरण है। फिर ये लोग मोड़ी झापे में बस गया। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब गवर्नमेंट से वहां पे होने लगा, क्योंकि अदर साइड ऑफ दी मोड़ी झापी उसमें मुस्लिम था। पहले मुस्लिम को बोला कि भाई ये लोग हिंदू लोग आ गया, दिस इज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, ये सब इनको आर्म्स ट्रेनिंग देगा, तुमको यहाँ से भगाएगा। लेकिन ये रिफ्यूजी लोग इतना स्ट्रांग था, ये लोग देखो एक माने इन जहाँ पे कोई रहता नहीं था, वो सा जगह पहुंच के ये लोग मतलब वहाँ बेकरी बनाया, यहाँ कारपेंट्री बनाया, वहाँ बीड़ी मेकिंग चालू किया, वहाँ पे ऐसा ऐसा चीज किया जो कि वो उन दिनों 77 78 में कोई सोच भी नहीं सकता सुंदरबन जैसा जगह में ये सब मिलेगा। तो पॉपुलर हो गया विद इन दी लोकेलिटी ऑल्सो। दूसरा आइलैंड में जब भी ये हाट बैठता था, वीकली हाट, ये लोग सामान लेके पहुंचता था, और आदमी देखता था कि ये भी होता है, ये भी बन सकता है यहाँ पे, ये जंगल में ये लोग कैसे बना रहा है ये सब। फिर ये चालू हुआ इनका मतलब ये गवर्नमेंट का कि भाई अभी तो तुमको जाना पड़ेगा यहाँ से, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व। अब ये कहानी कहाँ से ये लोग ये किया कि टाइगर रिजर्व में आदमी आ गया,
वहां पे टाइगर एक भी था ही नहीं, कभी भी नहीं था। फिर धीरे-धीरे एक दिन वो लोग आया, एक दिन दैट वाज़ अ वीकली हाट। वहाँ पे पुलिस आके इन लोगों को गोली से मारा, छल्ली किया, लॉन्च में सब डेड बॉडी उठाया और नदी में डाल दिया। मतलब फॉर वहाँ पे कामट नाम का एक रहता है जो शार्क होता है, शार्क। शार्क नहीं होता है समुंदर का, उसका एक लोकल शार्क होता है कामट नाम का। वहाँ पे सब डेड बॉडी फेंका और शार्क सब खाने लगा। और एक बात और, रॉस मलिक नाम का एक मौरिस झबी का एक है रिपोर्ट, रिसर्च पेपर। रॉस मलिक का ये भी कहना था कि सुंदरबन का टाइगर कभी भी मैन ईटर था नहीं। ये मैन ईटर बना ये सब डेड बॉडी फेंक फेंक के, ये टाइगर लोग टेस्ट मिला फॉर ह्यूमन ब्लड। ये भी एक था। तो हाँ मतलब बोलिए। सर जो दलित लोगों के लिए आज ये छाती पीट-पीट के रोते हैं, जब एक्चुअली में उन हाँ दलितों को मदद की ज़रूरत थी, जब एक्चुअली में उन दलितों को हेल्प की ज़रूरत थी, तो इन लोगों ने उन दलितों को मार के उनकी लाशों को शेर और शार्क्स के सामने फेंक दिया और आज ये उन्हीं दलितों के लिए छाती हाँ, पीट-पीट के रो रहे हैं। ये लोग तो इसमें माहिर है, जो भी बोलेगा उसको उल्टा करने में माहिर है। एंड दे हैव बीन, ये आदमी को समझा भी देता है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। ये जो जॉर्ज ऑरवेल का जो डबल स्पीक है, इसमें ये माहिर है। फिर आप सोचो कि जब वो आइलैंड से आदमी मतलब जेंट्स बाहर निकलना बंद कर दिया, तो ये लोग लेडीज को भेजा कि कम से कम बच्चों का दूध तो लेके आओ। ये नाव को ये लोग पुलिस से फायरिंग किया वो नाव का ऊपर, और वहीं के वहीं सब लेडीज भी मर गया, नाव से गिर गया। ये चीज को ले जाकर के ये लोग सरस्वती पूजा तक लेके गया, और वो फाइनल शोडाउन था। और जो आदमी उस समय लीड किया था ये टोटल मैसेकर को, लास्ट डे में खाली किया एकदम, वो आदमी बाद में जाकर के मंत्री बना। ही वॉज ए वेरी रिलाइड, ज्योति बसु रिलाइड ऑन हिम फॉर एवरीथिंग। तो ये इतना दर्दनाक है और इतना गरीबों को इन लोग मारा। ये जो क्लासलेस सोसाइटी का सपना देखने वाला आदमी, ये लोग ऐसा बेरहमी से सबको मारा और आज तक इसका गुनती नहीं है। सर तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मतलब कभी-कभी मुझे वाक़ई में मेरे मन में सवाल आता है, जैसे हम लोग भई रशिया में भी कम्युनिस्ट शासन आया है ना? चाइना में भी कम्युनिस्ट पावर में है। मतलब जैसे रशिया और चाइना दोनों ही जगह के जो कम्युनिस्ट हैं, उन लोगों को अपनी कंट्री से प्यार है ना? वो लोग अपनी कंट्री के लिए करना चाहते हैं। लेकिन भारत के जो कम्युनिस्ट हैं, मेरे को समझ में नहीं आता इन लोगों को इस कंट्री से चाहिए क्या? ये लोग इस कंट्री से प्यार नहीं करते, इस कंट्री के लोगों से प्यार नहीं करते। अभी ये जो मर्ज़ी अभी ज़िक्र आपने बताया, भई जब इन लोगों के पास में पावर था, है ना? जब इन लोगों के पास में पावर था, ये लोग लोगों का भला कर सकते थे, दलित लोगों का भला कर सकते थे। उस वक़्त इन लोगों ने उन दलितों को मार के उनकी लाशों को शेरों के सामने फेंक दिया। तो ऐसा क्या है सर कि ये लोग भारत के जो कम्युनिस्ट हैं, ये भारत से, भारत की संस्कृति से, भारत के इतिहास से प्यार ही नहीं करते? इन लोगों को इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा क्यों है सर? मेरे को लगता है, देखिए एक बात तो, एक छोटा सा बात मोड़ी झापी के लिए मैं बोल दूं। उस समय सबसे सरप्राइजिंग था कि ज्योति बसु का जो मिनिस्ट्री था, मिनिस्ट्री में एक दलित मिनिस्टर भी नहीं था कि इनके बारे में कोई बोले। वो सेपरेट चैप्टर है। देखिए कम्युनिस्ट का साथ एक आप देखिएगा कन्वर्जेंस ऑफ आइडिया में, इस्लामिक एंड कम्युनिज्म बहुत कुछ एक सा होता है। जैसे इस्लाम उम्मा का सपना देखता है कि गोटा वर्ल्ड में हमारा इस्लामिक सोसाइटी हो जाएगा, कम्युनिस्ट भी ऐसे कम्युनिटर्न इंटरनेशनल कम्युनिज्म का सपना देखते रहता है कि पूरा इंटरनेशनल एक हो जाएगा। अब उस उन दिनों तो सपना देखता था कि रशिया चाइना भी होगा, ईस्टर्न यूरोप का कंट्री भी होगा, यूगोस्लाविया भी होगा, सब होगा। कुछ तो बना नहीं, सब तो खत्म हो गया। अब ये लोग यही, और क्या करता है ये लोग, एक छोटा सा समाज का एक छोटा सा टुकड़ा को चुन लेता है और उनको सपोर्ट करने लगता है। तो जैसे जेएनयू का स्टूडेंट, आप देखिएगा जेएनयू का एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग ऐसा हल्ला मचाता जैसे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गया। और इनका जो प्रोपागेंडा मशीनरी है इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आज के दिन में नेशन वाइड इनका वोट इज नॉट इवन 2%। लेकिन आप इनका प्रेजेंस तो देखो, आप टेलीविजन में देखो, कॉलमनिस्ट में देखो, न्यूज़पेपर में देखो, यूट्यूबर में देखो कि क्या प्रेजेंस है इन लोगों का। तो ये मतलब दिस हैज बीन, ये क्या कहते हैं, बाग बगीचे जैसे तैयार करता है, ये तो बहुत कोशिश करके ये लोग बनाया है सब। मतलब
फ्रॉम द इंडिपेंडेंस आप अगर एजुकेशन मिनिस्टर का लिस्ट देखो, नूरुल हसन से लेकर के एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ये ऑफ द लेफ्टिस्ट। तो ये लोग सब समय सपना देखते रहते हैं। देखिए एक समय दुनिया भर का लेफ्टिस्ट का लड़का सब जाता था रशिया में डॉक्टरी पढ़ने के लिए, तो वो कनेक्शन इन लोग था, उस समय यूएसएसआर था। तो ये लोग हमेशा ये कोशिश में रहता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी में जो कम्युनिस्ट जो भी बचा कुचा है, इन लोगों का साथ थोड़ा कनेक्शन रह जाए, कनेक्शन रह जाए तो थोड़ा दूध मलाई जो भी मिले उसको खाया जाए। अब चाइना में तो ये लोग को एंट्री नहीं है। आज तो चाइना तो इंडियन कम्युनिस्ट को देखना नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। क्यूबा में ये लोग कभी नहीं जाता है। अभी जो भी चाइना, हाँ, एंट्री नहीं है, इन लोग को चाहता ही नहीं है कोई। एक तो कहानी था, जब वो इंदिरा गांधी का जब सार्क मीट हुआ था, उसमें फिडेल कास्ट्रो आया था। तो फिडेल कास्ट्रो प्लेन से उतर के बोला कि हमको कम्युनिस्टों से मिलना है। एक लंबा सा कतार खड़ा हो गया। बोले ये क्या हो गया? बोले सब कम्युनिस्ट है, अपना अपना पार्टी है। तो इनका तो अपना ही ठीक ठिकाना नहीं है। जस्ट लाइक आप देखो इस्लामिक जो रेडिकल फोर्सेस है, इनका एक नहीं है पार्टी, 50 पार्टी है। अब कम्युनिस्ट का आप देखो, सीपीआईएमएल, सीपीआईएमएल बी, सीपीआईएमएल ए, सीपीआईएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, ये कतारों में खड़ा हो गया। फिडेल कास्ट्रो बोला इतना कम्युनिस्ट एक देश में हमको मिलना ही नहीं है किसी से। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दे आर डूइंग। कि ऐसा लेकिन नहीं था, ये बहुत धीरे धीरे हुआ है। आप अगर बंगाल का कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल जो सब था, मतलब ड्रामाटिस्ट, सिंगर, एक समय ये हेमंत मुखोपाध्याय ये भी बहुत बड़ा कम्युनिस्ट हुआ करता था, जो बॉम्बे में जाके इतना शानदार म्यूजिक दिया। हाँ, तो इन लोगों का उस समय का कम्युनिस्ट, इफ यू सी द कम्युनिस्ट ऑफ 50s एंड 60s, इन लोगों का लेकिन देश का ऊपर थोड़ा था। वो महाभारत भी पढ़ता था, वो ड्रामा भी रचाता था, महाभारत से रामायण का भी ड्रामा रचाता था, और उनको लेके डिस्कशन करता था, सब था। लेकिन ये धीरे धीरे खत्म होते गया। आज के दिन में तो ये देसी, हाँ, आज तो ये लोग पूरी तरीके से इस्लामिस्ट हो गए हैं। इनको इस्लाम के अलावा किसी चीज से कोई लेना एकदम। देना ही नहीं है। आप देखो इसको माने तारिक फता जी जो कहते थे इस्लामो फैसिस्ट या बॉल्शेविक इस्लामिक, ये बॉल्शेविक इस्लामिज्म आप देखो कहां तक लेके गया। दे कैन सपोर्ट एनीथिंग। ये बुरखा को भी सपोर्ट करेगा, 3 तलाक को भी सपोर्ट करेगा, पॉलीगेमी को भी सपोर्ट करेगा। इनका खत्म है, मतलब अपना जो है, अपना जो भी है फिलोसॉफी है, राइट और रॉन्ग, मैं तो एग्री नहीं करता हूं, लेकिन ये अपना फिलोसॉफी को भी त्याग दिया। अभी वो इस्लामिक हो गया पूरा। अब बंगाल में तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है ये है एंटी सीपीएम। दीदी जो है एंटी सीपीएम, लेकिन काम सब कम्युनिस्ट ही कर रहे हैं। ताकि मैं तो बोलूंगा और बेहतर कर रहे हैं। आप ऑपोजिशन को मारने का बोलो, इसको बोलो, इस्लामिक फोर्सेस को बढ़ावा देने का बोलो। ये तो मतलब एक्स गवर्नर जो है तथागत राय, वो एक बात बोलता है कि ये सीपीएम यूनिवर्सिटी का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट ममता बनर्जी है। तो ये एक कहने का मतलब है, देखो इसको इन्होंने एक मॉडल सा बना लिया, एक मॉडल सा बना लिया। मैंने, हाँ, अभी खत्म हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहां पे लौट के नहीं आ रहा है। त्रिपुरा से दे हैव बीन किक्ड आउट। बंगाल से भी अभी बंगाल में उसका कोई अता पता नहीं है, वोट भी नहीं पड़ता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाता है। और बंगाल में मेन अभी आ गया है सिर्फ दीदी का फोर्स ही। लेकिन दीदी इज नथिंग बट, क्या बोले, सस्ता प्रो वाला वर्जन। सीपीएम। हाँ, हाँ, प्रो हो गए ना, वो प्रो वर्जन हो गया इनका। वो और ज्यादा खतरनाक इनकी पॉलिसीज हाँ, को अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, राइट 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 राइट, हाँ, अच्छा ऐसा ही। सर, मेरे को एक 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 क्वेश्चन मेरे माइंड में था। जैसे जब कम्युनिस्ट ये लोग पावर में थे, इन लोगों ने इतने सारे कुकर्म किए हैं। बंगाल में इन्होंने इतना कुछ किया है। इस देश में अगर अपन लोग नॉर्थ से साउथ तक जाएं तो कम्युनिस्टों के कुकर्मों की हम लोगों को मतलब लिस्ट देखने को मिलती है। बट सर, हम लोगों को इनके खिलाफ ऐसे कोई बहुत बड़े लेवल पे इस देश के अंदर कार्रवाई देखने को क्यों नहीं मिली? मतलब क्यों इन लोगों को इनके कुकर्मों की सजा नहीं दी गई? ऐसा क्यों है सर? ये तो बार बार घुमा फिरा के वही कश्मीर फाइल्स का डायलॉग आ ही जाता है कि सरकार इनका है, सिस्टम हमारा है। इनका इतना दबदबा है अपना एकेडमिया में, इतना दबदबा है। आप देखो सुप्रीम कोर्ट का भी जस्टिस आता है मोस्टली फेवरिंग द लेफ्टिस्ट।
अब देखो यूनिवर्सिटी में जाओ, ऑल यूनिवर्सिटीज आर फुल ऑफ लेफ्टिस्ट। अब देखो इतना प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी मे बी 15 साल हुआ है, अशोका यूनिवर्सिटी, वहां पे भी भर के लेफ्टिस्ट। ये हमारा जो है ना, मैं तो राइटिस्ट नहीं बोलूंगा, आई डोंट लाइक द वर्ड राइटिस्ट, लेकिन कॉन्जर्वेटिस्ट जो है, जो कॉन्जर्वेटिज्म जो संरक्षणशील होता है, जो अपना देश को, अपना हेरिटेज को, अपना पास्ट को इज्जत से देखता है और पढ़ता है और रहता है, इनका समहाउ इनका प्रेजेंस हम लोगों का और ज्यादा तगड़ा होना चाहिए और इनको कॉम्बैट करना चाहिए, ना कि ये जो अभी जो राइटिस्ट फोर्सेस मोस्टली क्या हो गया ना, मेरे साथ कई बार झगड़ा हो जाता है कि आप लोग क्या इस्लामिस्ट फोर्स को नकल करने के उतर आए हो, हमको तो वो नहीं बनना था, तो आपने ये ऐसा क्या बन गया एकदम जस्ट लाइक देम, कि अगर कोई हमारा अगेंस्ट में बोलेगा उसको साला कुछ सुनना ही नहीं है उसका कुछ ऐसा। ये जो लेफ्टिस्ट आइडिया है, ये आइडिया समहाउ ये ऑस्मोसिस होके या पार्कोलेट करके हमारे राइटिस्ट में भी आ रहा है। दिस इज नॉट ए गुड साइन। कंजर्वेटिस्ट हमको होना है। आप अगर इंग्लिश में आप रॉजर स्क्रूटन को भी पढ़ोगे इंग्लैंड का, उनका जो किताब है उनमें आप कंजर्वेटिज्म आप देखोगे, ये होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारा देखिए कल्चरल हेरिटेज इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, कोई गलत बात है ही नहीं उसमें। आप पढ़ो, आप वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, उसमें गलत बात कुछ है ही नहीं, मैंने उन्होंने कुछ लिख ही नहीं पाया। और सेकेंडली इनका जो सबसे खूबसूरती है कि देखो कोई भी किताब हम लोग किसने लिखा है आप नहीं बोल पाओगे, वेद कितने लिखा है, कोई एक आदमी लिखा है, इट इज ए पार्लियामेंट ऑफ आइडियाज, उसमें आइडियाज को इकट्ठा किया गया है, या आप बोलो या हम बोले, और किसी का नाम नहीं है। तो ये सब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अभी 1000 सालों का ये हमारा हेरिटेज है, इसको लेके हमको चलना है। तो मैं तो कई बार देखता हूँ मोदी जी कोई नेगेटिव बात करता ही नहीं है, हमेशा अपना हेरिटेज का और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट का बात ही करता है। तो दिस शुड बी आवर आइडिया, ना कि हमेशा अगर लेफ्टिस्ट को हम लोग लेफ्टिस्ट का भाषा में ही अटैक करें और ये करें, ये तुक नहीं बैठता। ये इज नॉट ए, माने इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। हमें और भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकली होना है, क्योंकि हमारे पास है, एक बोलता है ना कि ट्रूथ इज सो फैसिनेटिंग, व्हाई शुड आई लाई। हमको झूठ बोलना ही नहीं है, हमारे पास ट्रूथ है ना, हमको इतना फैसिनेटिंग ट्रूथ है, इतना बढ़िया किताब है, इतना फिलोसॉफी है इंडिक, ये इस आई मीन आप एक जिंदगी में तो पढ़ के खत्म नहीं कर सकोगे, आपको एक ही जगह जाओगे तो हो सकता है, लेकिन पूरा इंडिक जो है इसको आप एक जन्म में पढ़ ही नहीं सकोगे, और खोज खोज के भी आपको कोई गलत बात नहीं मिलेगा। इन लोगों का एक ही है, बात बात में मनुस्मृति। एक कई आदमी बोलता भी है, मैं भी बोलता हूँ कि मनुस्मृति वो लेफ्टिस्ट छोड़ के कोई पढ़ता भी नहीं। कोई हिंदू आपको मिला कि मनुस्मृति पढ़ा है? नो बॉडी इज कोई नहीं मिला, मैंने तो आज तक पता ही मिलेगा नहीं भी कहा नहीं। है वो। हाँ हाँ, आपको मिलेगा भी नहीं, आप बुक स्टोर में जाके खोजो तो मिलेगा भी नहीं। हाँ नहीं लेकिन लेफ्टिस्ट लोग बात बात में हिंदू को छोटा करने के लिए वही एक मनुस्मृति मनुस्मृति मनुस्मृति, और हम लोग क्या उतर आते हैं कि नहीं मनुस्मृति में ये था, नहीं था, वो था, हमको पढ़ना ही नहीं है वो बहस में। सर। जैसे मतलब ये कम्युनिस्ट की जो सोच है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक आउटडेटेड सोच है, एक फेल्ड आइडिया है। हाँ, लेकिन सर इनके जो क्राइम है, इनकी जो फेल्ड आइडियोलॉजी है, इससे रिलेटेड जो ट्रूथ है, जो सच है, वो सर मार्केट में क्यों नहीं आ पाया? मतलब इतना साल हो गया, इतने साल बाद भी आज भी जैसे ये लोग लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इनकी सच्चाई लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती? इसके पीछे का सर आपको क्या रीजन दिखता है? मैं थोड़ा डिटेल में अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने तो बहुत पब्लिशर से ठोकर खाया, और कोई छापने के लिए, कोई डिस्कस करने के लिए खाली टॉपिक सुन लेता था और फिर आगे चलता ही नहीं था बात। फिर जाकर के मैं गोयल साहब के पास पहुंचा, वॉइस ऑफ इंडिया। तो गोयल साहब ने किताब पढ़ा, बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत हार्ड लेबर से और रिसर्च से किताब को खड़ा किया। फिर गोयल साहब एक दिन आके बोला कि हमारा एडिटर जो एडिटिंग कर रहा था वो बोला कि भाई ये किताब अब मत छपो, आपका तो केस में आप खत्म हो जाओगे। तो मैंने पूछा कौन है भाई एडिटर? तो आई टॉक टू द एडिटर, कोई बंगाली लड़का था, उसका बंगाल के बारे में आइडिया था। तो वो हमको बोलने लगा कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं, आपका पास क्या प्रूफ है?
आप कैसे इसे कोर्ट में ये हुआ है? हम बोले यार तू एडिटर है कि तुम्हारा गार्जियन बन रहा है? तू किधर का है? बोला जेएनयू में रिसर्च करता है। हमने तुमको अब आदित्य गोयल साहब कहाँ से खोज के निकाला? तो फिर मैंने गोयल साहब को बोला, लेकिन गोयल साहब इतना डर गया था, बोला नहीं नहीं ये तो बहुत केस हो जाएगा, हम तो छोटा। फिर हमने गारुदा में पहुंचा तो गारुदा संगत साहब एकदम बोल्डली इसको छापा। तो आप देखो पूरा पब्लिशर क्लैन में आप एक किताब एंटी कम्युनिस्ट लेके पहुंच ही नहीं सकते हो, मतलब कोई छापेगा ही नहीं, हाँ, छापेंगे मतलब क्या? सर एक सेकंड यहाँ पे, ये वही लोग हैं जो 24 ही घंटे फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढोल पीटते रहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये मोदी को डिक्टेटर कहते एकदम रहते हैं, मोदी को गालियाँ बकते रहते हैं, और इन लोगों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए आप एक बुक भी नहीं छाप एकदम सकते। ये कंडीशन है। नहीं सकते आज के दिन में। आज के दिन में जब 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट अभी है देश में, हाँ। आज के दिन में भी आपको अगर याद है, अभी 2-4 साल पहले की हुँ, बात है, एक केरला में एक हिस्टोरियन कांग्रेस हो हुँ, रहा था। वहां पे हुँ, गवर्नर वहां पहुंचा हुँ। हुआ था, और उसको इरफान हबीब स्टेज में चढ़ के उसको धक्का मुक्की किया, आपको याद है कि नहीं नहीं? सर, ये मेरे को वो सीन नहीं। आपको यूट्यूब में अच्छा, अवेलेबल है। ऐसा है? ये इरफान इरफान हबीब तो वही है ना जिसने सारा हाँ प्रोपेगेंडा लिख रखा है इस देश के अंदर? एकदम, ये टीम था ना रोमिला थापर और इरफान हबीब का। हाँ, तो इरफान हबीब वो हिस्टोरियन कांग्रेस में स्टेज में चढ़ के जब ये बोलने लगा, गवर्नर जब बोलने लगा इनका अगेंस्ट में, तो जाके फिजिकली धक्का मार के उसको निकाल दिया और बोला कि ये माइक वाइक सब ऑफ कर दो, इनको बोलना ही नहीं है। तो ये तो इनका पुराना ये है, ये ऐसे चलते रहा है। और एक कॉमर्शियल भी मैं बोलूं आपको, एक किताब अगर आप लेफ्टिस्ट धारा में लिखते हो, तो उसका एक तो ये पब्लिशर आपको मिल जाएगा। पब्लिशर क्यों मिल जाएगा? क्योंकि पब्लिशर को पता है ये किताब हर एक यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी में और इसमें 50-50 कॉपी 100-100 कॉपी ले लेगा। तो हमारा 1000 कॉपी का सेल तो एकदम ये, डन है। लेकिन हमारा किताब नहीं लेगा, हुँ, आज के दिन में भी नहीं हुँ, लेगा, 2024 में भी नहीं। हुँ। तो ये पकड़ इन लोगों का बनाए रखा है ये लोग, और बनाए रखा तो चल रहा है। अब इंग्लिश में कोई लिखा ही नहीं है ये सब, हमने जो लिखा है ये तो पढ़ना चाहिए सबको, इसलिए कि इंग्लिश में इसका जिक्र कम हुआ है। बंगाली में हुआ है, बंगाली में लिखा है कई आदमी, लेकिन लिखने वाला तो सब लेफ्टिस्ट है। आप सोचो ये जो बोरिस जबी मैसाकर का मैंने सुनाया, ये होने के बाद कैलकाटा इंटेलेक्चुअल माहौल में जो सब कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, एक आदमी मुंह नहीं खोला। फिर जाकर के कई लोग मतलब एक ऑर्गेनाइज किया फंक्शन, और वहां पे ये लोग कलेक्शन भी किया, काफी सारा इकट्ठा फंड किया और रिफ्यूजी को दिया। लेकिन रिफ्यूजी को बंगाल में रहने के लिए कोई नहीं बोला। जो रिफ्यूजी पहले आ चुका था इंक्लूडिंग माय फैमिली, इन्होंने भी नहीं बोला कि ये इनको रहने दो, इनका जगह दो, कोई नहीं बोला। बोला यार इसको मरने दो, मर रहा है तो मरने दो, सीपीएम मार रहा है, सीपीएम समझेगा अपना। तो ये स्थिति तो ये लोग बना के रखा है। और इसके बाद इनका जो रैशनलाइजेशन थ्योरी है, ये पहले कर देता है क्राइम, फिर इनके बाद टपक पड़ता है इनका इंटेलेक्चुअल ब्रिगेड, और सबको व्हाइट वॉश करने लगता है। अरे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं, ये लोग काहे आ गया था, ये लोग तो जबरदस्ती आ गया था, वहां तो शेर था, टाइगर रिजर्व था। ये सब तरह तरह का इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ ए क्राइम, इसमें ये लोग माहिर है, और इनका टीम ब्रिगेड भी एकदम खड़ा है। आज भी आप टेलीविजन डिबेट में देखो कैसा कैसा आदमी आ जाता है, कोई इसका प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई राइटर है, और आके बिल्कुल गलत लाइन में ये लोग बोलते रहेगा, बिल्कुल गलत, ये कोई ना शर्म ना कुछ। तो ये तो चल रहा है, अब क्या करे किया जाए, ये वर्ल्ड वाइड अभी यही चल रहा है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन में थोड़ा इन लोगों का हालत टाइट होगा, इनका हुँ, आशा है सबका। हुँ। अच्छा सर, अब यहाँ से आप मतलब ये जो कम्युनिस्ट हैं भारत के, यहाँ से आप सर इनका फ्यूचर क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है फ्यूचर आपको किस ओर जाते हुए नज़र आ रहा है इन लोगों देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग इसका तो कोई प्रेजेंट ही नहीं है, आज के दिन में इनका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फ्यूचर तो एज ए कम्युनिस्ट पार्टी कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। देखिए 1% 2% वोट तो मिलता है इनको, तो इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आप बोलो ये जो गरीबों का छाती पीटते रहते हैं, दलितों का छाती पीटते रहते हैं, और सबको बोलता है ये सब पूंजीवादी दल है, कैपिटलिस्ट पार्टी से, इनके बारे में बोलते रहता है।
लेकिन आप मेरे को बात बोलो 2% तुमको मिलता है, 98% वोट जो भी सब तो कैपिटलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, अब ममता दीदी का भी है, सबका है। तो आप कर क्या रहे हो? आपका तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल एरिना में इतना स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस इसका है, तो ये 1% लेके ये लोग हमेशा अपना प्रेजेंस जो है टेलीविजन में, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब में सब बनाए रखा है। तो इनका ये एक मेन है। अभी तो देखो विवेक देवराय सर का तो देहांत हो गया, लेकिन विवेक देवराय जी या संजीव सान्याल या दीप हालदार, ये लोग थोड़ा बहुत तो ला ही रहा है चीज को सामने। और हमारा देखो एक है देवदत्त पट्टनायक, वो तो खुद लिखता है हिंदुओं के बारे में और हमेशा एंटी करते रहता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो ये एक जगह है जहाँ पे हम लोगों का कंसोलिडेशन होना चाहिए। आप जैसे यूट्यूबर है जो कि राइट विंग का कंजर्वेटिव आदमी का ये करते हैं, ऐसा हम लोग को स्ट्रॉन्ग एक लॉबी बनाना चाहिए और जगह पे आना चाहिए और इकोसिस्टम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए। जैसे अजित भारती जी भी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन वो जो बिल्कुल इस्लामिक का मिरर इमेज बन के आना, जो कम्युनिस्ट और इस्लामिक का मिरर इमेज बन के अगर हम लोग आना चाहेंगे, तो ये काम नहीं करेगा, ये गलत बात है, ये टिकेगा नहीं। हमको तो आप जैसे जैसे आपका क्या पॉडकास्ट क्या है, इट्स एन इंटेलेक्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग ओनली। आप तो आइडिया ही ना बांट रहे हो, तो आदमी सुने और जांच करे। आप तो जबरदस्ती नहीं कर रहे हो कि यही ठीक है, यही सही है, अब बाकी सब गलत है, ऐसा तो नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैज टू डू, बिकॉज को आइडिया अगर आप किसी का दिमाग में पेनिट्रेट करता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। और ये जो बिल्कुल नकल उतार रहे हो लेफ्ट विंग का, जो जो भी राइटिस्ट फोर्सेस है, उसमें से बाहर आना है हम लोगों को इसमें इंटेलेक्चुअली इसमें घुसना है। अच्छा सर, मैं अगर आपसे पूछूं, वैसे मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होगी, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कम्युनिस्ट के बारे में एक या दो अच्छी चीज बताइए, तो कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में तो कुछ है आपकी नजर में? क्योंकि मुझे पर्सनली कुछ भी अच्छा नहीं लगता इनका। नहीं, अच्छा मतलब सोसाइटी में अगर बहुत ज्यादा कैओस हो जाता है, जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा कैओस हो गया, मतलब जैसे बांग्लादेश में अभी स्थिति है, माने कोई भी किसी को मार रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, देखने वाला कोई नहीं, ना मिलिट्री का शासन चल रहा है, ना पुलिस का चल रहा है। ऐसा अगर टर्मोइल होगा जैसे रशिया में एक समय हुआ था 1905, वैसे अगर सिचुएशन है तो कम्युनिस्ट आने से क्या होता है, क्योंकि ये ऑप्रेसिव होता है, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप होता है, तो वहां पे एक ऑर्डर आ सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म, आप उसको लेके चलिएगा 100 साल, ये कतई नहीं होगा। वो एक कैओस में ऑर्डर लाने के लिए कम्युनिज्म इज वन गुड थिंग, ये एक अच्छा है। और दो है, देखिए ये जो स्टेट का जो वेल्थ चोरी का जो है, इसमें इन लोगों का थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू अदर्स। माने चोरी चमारी में जैसे आज आज दीदी का गवर्नमेंट तो साला चारों तरह से चोरी कर रहा है, माने जहां मिल रहा है पैसा उठा रहा है। तो वो उसमें ये लोग का थोड़ा कमी रहता है। लेकिन ओवरऑल देखिए आदमी को, मैंने रशिया गया हुआ था और ये कम्युनिस्ट टूर कर रहा था, तो ये गर्ल, एक लड़की हम लोग को दिखा रहा था सब कुछ, ये है वो है फलाना है। तो मैंने उसको पूछा, यार तुमने इतना अच्छा अच्छा चीज दिखाया, लेकिन जो भी दिखाया बोल रहा कि कम्युनिस्ट लोग बनाया। तो कम्युनिस्ट जाने के बाद कि अच्छा कुछ बना नहीं, बोल रहे बहुत कुछ बना, लेकिन हम तो कम्युनिस्ट टूर करवा रहा है उसी लिए दिखा रहा है। तो बोला फिर आप लोग का खुन्नस क्यों है, कम्युनिस्टों से इतना खुन्नस क्यों था, क्यों भगाया? बोला देखिए इतना क्रूएल तो जानवर भी नहीं होता है। जो भी आप रास्ता बना लो, अब बिल्डिंग बना लो, अब मेट्रो बना लो, लेकिन क्रूएल्टी जो है एकदम माने, अरे इस तरह का क्रूएल्टी का कहानी उस समय सुना। और एक आप किताब है, राइटर का नाम हमको याद नहीं है, लेकिन सेकेंड हैंड थॉट्स, वो क्या करता है रशिया में जाकर के जो कम्युनिज्म का विक्टिम्स था सबसे बात करता है, उसका फैमिली का बात उस किताब में है। आप पढ़िएगा तो आपका आंसू रोक नहीं पाइएगा, इतना क्रुएल्टी उसमें है। तो ये आपका एक दो अच्छा, ये जो साइबेरिया का जो गुलाग्स है उसका पढ़िए आप,
आप तो सोच भी नहीं सकता कोई आदमी ऐसा कर सकता है। साइबेरिया में अब देखिए सर एक हिटलर के तो है हाँ, ही, साइबेरिया में सर जो एक यहूदी रोड है, वो रोड ये कम्युनिस्ट लोग बनवा रहे थे, तो रोड बनाते वक़्त जो वो लोग मरते जा रहे थे ना, उनको इतने बेरहम लोग हैं ये कि उनको उसी रोड में दफनाते चले ये लोग और उस रोड को बनाते चले। आज भी वो रोड एग्ज़िस्ट करता है साइबेरिया में। एकदम, एकदम आप सही बोल रहे हैं एकदम। एकदम ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हाँ। इसमें कोई ना नहीं बोल हुँ। सकता। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे हिटलर ने तो मारा है। हुँ, हिटलर का क्राइम के आगे तो कुछ माने यू कैन नॉट डिफेंड एनीथिंग ऑफ हुँ। हिटलर। लेकिन क्या हिटलर से स्टालिन तो दुगना हाँ, लोग दुगने मारा है। लोग ये हिटलर अगर 50 लाख लोग मारा है, ये तो 1 करोड़ लोग मारा स्टालिन मार के बैठा है, ये चाइना का स्टालिन। जो है, हाँ, स्टालिन मार के एक बैठा है। चाइना के जो थे ये माओ ज़ेडुंग वो मार के बैठे हुए हैं। अब देखिए सीपीएम पार्टी ऑफिस में जाइए सबका फोटो टांग रहा है। स्टालिन का भी फोटो है, माओ सेतुंग का भी फोटो है। माने ये लोग देखिए इनका जो है ना आप जॉर्ज वेल का 1984 पढ़िए। जॉर्ज वेल का 1984 में जो लिखता है कि डबल स्पीक और न्यूज स्पीक ये सब बात ये लोग माने एक अन्याय को न्याय में ये टर्न करने में ये लोग माहिर है। आप टीवी में देखो आके जो लॉजिक लगाएगा ये लगाएगा इधर उधर करके निकलने के या लेकिन हम लोग के पास अभी आनंद रंगनाथन सर जैसे आदमी है कि आपका दाल नहीं गल सकता है, ये दूसरा बात है। लेकिन ये लोग ये सब करते रहता है, ये लोग का कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं है, ये करेगा ये सही। सर, मैं काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके और आपकी जो बुक है सर काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, लोकेशन का डिस्क्रिप्शन है, डेट्स का डिस्क्रिप्शन है, जो इवेंट हुआ है उसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। मैं उम्मीद करूँगा कि सभी लोग इस बुक को पढ़ेंगे। सर आप आए, आपने हमसे चर्चा करी, सर उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।